So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sai Academy, where we conduct classes for UGC NET Psychology, CUET PG as well as 11-12 boards in psychology itself. तो एक बार फिर से सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है साई एकेडमी, जहाँ पे क्लासेस कंडक्ट होती हैं फॉर UGC नेट साइकोलॉजी, CUET PG, अगेन साइकोलॉजी और 11-12 बोर्ड्स के लिए। तो हम आज एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो हमारे UGC नेट के लिए अगेन इम्पॉर्टेंट है। तो यूनिट 7 जो है हम उससे स्टार्ट करेंगे आज, जो बात करता है पर्सनालिटी के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, इमोशन और स्ट्रेस के बारे में। सो वील स्टार्ट विद द यूनिट 7 ऑफ आवर सिलेबस टुडे, which talks about personality, motivation, emotion as well as stress. So without further ado, let's start. So we are going to start with personality, and the very first approach towards personality, we'll start with the approaches towards personality, what different perspectives existed, what different theorists, how they believed that personality developed, it formed. So we'll study different approaches towards personality, and the very first one is our very own Sigmund Freud's. So we'll start with the psychoanalytic approach towards personality. तो हम लोग शुरू करेंगे इस यूनिट को पर्सनालिटी से, और हम पर्सनालिटी में स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ेंगे डिफरेंट अप्रोचेस, कैसे अलग अलग थ्योरी, अलग अलग थ्योरिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं पर्सनालिटी को समझने के लिए, कैसे वो डेवलप करता है पर्सनालिटी, उसको समझने के लिए कैसे अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग अप्रोचेस दिए गए हैं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट द्वारा। तो उसको हम पढ़ेंगे, और उसमें जो सबसे पहला अप्रोच हम पढ़ेंगे वो है हमारे सिगमंड फ्रॉइड का। सो ये जो क्लास है, ये हम आज की क्लास में हम बात करेंगे जो सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिक थ्योरी है टुवर्ड्स पर्सनालिटी, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The psychoanalytic theory by Freud was so first point, maybe we all know it already or maybe we don't, so I'll quickly mention that it was given by Sigmund Freud. So what he this theory of personality or the psychoanalytic theory in general was a very influential but a very controversial theory. Now we'll study why that is the case, but it was also very influential. It is the origin, if we talk about, of this entire theory would be a method called psychoanalysis. So there is a method that he gave called psychoanalysis, which is something he used to treat mental health disorders. But then through this method itself, Freud developed the psychoanalytic theory of personality. So he used this as a foundation and built the entire theory. तो जो ये psychoanalytic theory है हमारा पर्सनालिटी का, ये सिगमंड फ्रॉइड ने लेट 1800s और अर्ली 1900s के अराउंड दिया था, और इसका जो फाउंडेशन है वो है हमारा साइको एनालिसिस, जो एक मेथड है ट्रीट करने का अलग अलग जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, जो भी मानसिक समस्याएं हैं, तो उनको डील करने के लिए, उनका इलाज करने के लिए ये एक मेथड निकाला था फ्रॉइड ने, साइको एनालिसिस, और फिर इसी को एक फाउंडेशन की तरह यूज़ किया और बिल्डअप किया हमारा जो साइको एनालिटिक थ्योरी है। तो इसको हम समझने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझेंगे सबसे पहले, जिसको बोलते हैं साइकिक डिटर्मिनिज्म। नाउ व्हाट इज दिस? तो so what we do and why we do what we do actually. So to understand कि हम कैसे सोचते हैं,
क्यों एक पर्टिकुलर चीज़ सोचते हैं या क्यों एक पर्टिकुलर एक्शन दिखाते हैं, फ्रॉइड का मानना था कि ये चीज़ें रैंडमली नहीं होती हैं कि बस आपको अचानक कुछ याद आ गया, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। ऐसा फ्रॉइड नहीं मानते थे। उनको लगता था कि आप जो भी सोचते हैं या आप जो भी एक्शन करते हैं उसके पीछे एक अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस होता है। तो अनकॉन्शियस को हम बोल सकते हैं तो जैसे कॉन्शियस को चेतन बोलते हैं तो अनकॉन्शियस को हम अचेतन बोलते हैं। तो ये अचेतन जो है, एक अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस जो हैं, जो हम बेसिकली कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं, हमारे मे बी बैक ऑफ द माइंड में चलते हैं। हम पढ़ेंगे क्या होते हैं अलग अलग स्टेट्स ऑफ माइंड, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस। सो जो अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसेस हैं और जो हमारे पास्ट में हुआ है, सो एक हमारा अनकॉन्शियस है एंड जो सेकेंड चीज़ है वो है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी हमारे पास में, जो भी हमारे पास में जो भी घटनाएं हुई हैं, पहले जो भी हमारे साथ हुआ है बचपन में, उनका फोकस बचपन पे बहुत था, चाइल्डहुड पे ही फोकस थे लॉर्ड। सो उस टाइम में जो भी हमारे साथ हुआ है और हमारे अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में जो चलता रहता है, उसी का इम्पैक्ट उनका मानना था हमारे सोच पे पड़ता है और हम कैसे एक्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बिहेवियर दिखाते हैं, उस पे पड़ता है। सो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि हमारे अनकॉन्शियस का और पास्ट एक्सपीरियंसेस का जो इम्पोर्टेंस है हमारे बिहेवियर थिंकिंग पे, ये चीज़ इस चीज़ को साइकिक डिटर्मिनिज्म या फिर सिंपल डिटर्मिनिज्म फ्रॉइड बोलते थे। तो इट इज़ फ्रॉइड्स if we talk about Freud's determinism or psychic determinism, what this concept suggests that according to Freud, everything that we think, everything that we do, our behaviors, our thoughts, everything does not happen randomly. Nothing happens randomly or by chance, but what really is the reason behind all of it are two things. First is our unconscious, not something that we consciously do, but our unconscious. You must have heard this word. We'll study it in detail after a while. So unconscious and our past experiences, whatever we have experienced in the past, whatever it is, especially he focused on childhood experiences. So whatever you have experienced in your past, that affects how you think and how you behave in the present. So this is our theory of psychic determinism, which is, you could say, our foundation of Freud's psychoanalytic theory. So now we'll gradually move on with his theory. Now we will talk about the driving force that Freud believed motivated our behavior. So the driving force according to Freud would be instincts. So he believed these instincts were driving forces that, as I said, motivated our behavior and accordingly influenced our personality. Okay, so he believed that these driving forces, they are innate, that they are present since birth, and as I said, they are driving forces that motivate our behavior and hence affect our personality. Now we'll talk about the two types of instincts that Freud gave. The first one would be eros or life instinct, and the second one is thanatos or death instinct. So Freud gave two types of instincts that he believed everybody had. The first one is our life instinct and the second is our death instinct. So if we talk about the life instinct, what Freud meant by them were
actions or behaviors that we showed to survive. So these are basic needs for survival. And if we talk about thanatos, that is our unconscious desire for death. So what these are basically, if we talk about life instinct, so it's about life as the name suggests. So it focuses on the basic need for survival, everything that you need to do and you do to survive. For example, you eat, so food, or shelter, or sexual activities. So all of these are you do this to survive. While thanatos or death instinct, as the name suggests, death instinct, so this is according to Freud an unconscious desire for death, or unconscious instinct or drive for death. So this includes, according to Freud, all sorts of behaviors that you could describe as self-destructing. So all kinds of self-destructing behaviors, like let us say that you do not eat healthy at all, maybe you always prefer junk food, or maybe you have a very sedentary life and you do not prefer exercising at all, working out at all, or maybe you keep procrastinating and keep doing things that will harm you right now, maybe not right now but in the future. So every kind of self-destructing behavior that we show, according to Freud, he believed that it was because of an unconscious desire for death. तो हमने अभी तक क्या बात की कि इंस्टिंक्ट्स एक कॉन्सेप्ट दिया था फ्रॉइड ने. तो इंस्टिंक्ट्स अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एक ऐसा ड्राइव है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें पुश करता है, हमें मोटिवेट करता है हमारे बिहेवियर को. तो इंस्टिंक्ट एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है, आप माने एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें, एक ऐसी चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है हमारे बिहेवियर को दिखाने के लिए. तो दैट इज़ इंस्टिंक्ट. हाँ, तो अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इंस्टिंक्ट जो है वो हमने बोला ड्राइविंग फोर्स है विच मोटिवेट्स अ बिहेवियर. तो एक वो, और सेकेंडली वो इन्नेट होता है, यानी कि वो बर्थ से ही, बाय बर्थ हमें प्रेजेंट होता है, जब से हम पैदा होते हैं. अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो हमें मौजूद होते हैं, और हमने बोला कि वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं इंस्टिंक्ट्स, और हमारे, क्योंकि वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं तो वो हमारे पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करते हैं. तो इंस्टिंक्ट्स अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड उन्होंने 2 टाइप के इंस्टिंक्ट दिए हैं. तो अगर हम इरोस की बात करें, जो फर्स्ट टाइप है इरोस या लाइफ इंस्टिंक्ट, तो आप देख रहे हैं इसमें लाइफ आ रहा है. तो जो इरोस है उसमें फ्रॉइड का मानना था कि जितने भी जो भी चीज़ें हम करते हैं सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, उनको इरोस या लाइफ इंस्टिंक्ट, उस टाइप के इंस्टिंक्ट को, वैसे ड्राइविंग फोर्स को हम इरोस या लाइफ इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जो हमें पुश करते हैं कि हम, ताकि हम सर्वाइव करें, ज़िंदा रह पाएँ. जैसे कि हमारा फूड, खाना खाना, सोना, टाइम से चीज़ें करना, हेल्दी रहना. और जैसे एग्जांपल लें तो जैसे सिंपली जैसे फूड हो गया, और फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो गए, वाटर हो गया, शेल्टर हो गया. तो ऐसी चीज़ें जो हैं जो हमें सर्वाइव करने में मदद करती हैं, तो ये हमारा इरोस हो गया. और अगर हम थैनाटोस या डेथ इंस्टिंक्ट की बात करें तो हर वो चीज़ एक जो हमें अनकॉन्शियसली हमें डेथ की तरफ पुश करती हैं, हमारे मौत की तरफ पुश करती हैं हमारे, या सो दैट इज़ थैनाटोस. तो अनकॉन्शियस, जैसे हमने बोला अचेतन, तो अनजाने में अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड आप कॉन्शियसली वो नहीं करते, पर अनकॉन्शियसली आप का एक डिज़ायर होता है, आप का डिज़ायर होता है ख़त्म हो जाने का, डेथ जिसे बोलते हैं, मर जाने का, ख़त्म हो जाने का. तो वो हरकत जो आपको उस डिज़ायर के पास ले जाती है, करीब ले जाती है, आपके अंत के करीब ले जाती है, तो वो आता है हमारे थैनाटोस या डेथ इंस्टिंक्ट में. जैसे कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग बिहेवियर हमने जैसे अभी बोला, तो
ऐसी चीज़ें जो आपको पता है आपको नुकसान करेंगी, जैसे कि मे बी आप हेल्दी नहीं खाते हैं, आप मे बी एकदम वर्कआउट नहीं करते हैं मे बी, या फिर आप बहुत चीज़ों को टालते रहते हैं बात के लिए और उसकी वजह से आपका नुकसान होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको एक डेथ की तरफ आपके एंड की तरफ पुश कर सकती हैं, ढकेल सकती हैं, तो वो हमारे आते हैं थैनाटोस या डेथ इंस्टिंक्ट में। तो इंस्टिंक्ट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो हमारे डेथ इंस्टिंक्ट्स हैं, जो थैनाटोस है, वो हमारे लाइफ इनफैक्ट हम बोलेंगे जो हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट्स है वो हमारे डेथ इंस्टिंक्ट्स को काउंटर बैलेंस करते हैं, बैलेंस कर देते हैं बेसिकली। सो आर लाइफ इंस्टिंक्ट्स दे अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड दे काउंटर बैलेंस और यू कैन सी बैलेंस आर डेथ इंस्टिंक्ट्स, so they make up for death instincts and that is how we stay alive। तो जब वो बैलेंस कर देते हैं हमारे लाइफ इंस्टिंक्ट्स, जो इडोस है वो थैनाटोस को जो बैलेंस कर देता है, तो वैसे ही हम लोग बैलेंस रहते हैं, यानी कि सर्वाइव कर पाते हैं। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ to understand what consciousness is, we have to understand what the different levels of consciousness were given by Sigmund Freud। तो कॉन्शियसनेस जो हमने पहले डिस्कस किया था, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अलग अलग कौन से लेवल्स दिए थे कॉन्शियसनेस के, चेतन के, फ्रॉइड द्वारा। तो उसको समझने के लिए ये एक आइसबर्ग मॉडल है, उसका यूज़ किया जाता है। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ये एक आइसबर्ग मॉडल है टू अंडरस्टैंड द लेवल्स ऑफ consciousness। So we'll see how this works। तो यहाँ पे there are 3 levels of consciousness, alright। So this is our iceberg। We will quickly first understand that this is our iceberg। I hope it's understandable। This is our iceberg। Now this is the tip of it, okay। This much area is the tip of the iceberg। This is the water body, the water level, and this much area, within the dotted line, this much area we see almost rectangular, this is the area that is not as clearly visible as this one, but it is the one that is visible underwater। So this much area is visible under the water, and this area below the dotted line, this is the one that is not visible to anybody। So जैसे हमने टाइटैनिक में भी देखा, उसमें भी मतलब उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, उनको लगा कि छोटा सा आइसबर्ग है, बट वो नीचे इतना बड़ा एरिया था, तो ये उन्होंने वो नहीं समझ पाए फॉर वॉट एवर रीज़न। तो दिस इज़ आर आइसबर्ग, एंड थ्रू दिस मॉडल वील अंडरस्टैंड वॉट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस दैट वाज गिवन बाय आर सिगमंड फ्रॉइड। सो द वेरी फर्स्ट लेवल इज़ this one, the one that we can clearly see, that is above the water, would be our conscious level। So जो हमारा conscious level है, जो conscious है हमारा, उसमें what we have is our we'll write it here, we have our thoughts, we have our perceptions। so जो कॉन्शियस एरिया है, इसमें करंट मोमेंट पे, अभी एट द मोमेंट आप क्या सोचते हैं, हम इसको ऊपर लिख देंगे perceptions, our thoughts and perceptions is what lies in our conscious layer। So in the current moment, whatever you are thinking, whatever you can think of, maybe right now this class is going on, so you are concentrating on this class, maybe you are thinking something about this class, about this topic, so that is our conscious। So when you don't have to put in a lot of mental effort to think about whatever lies in the conscious layer, so to think about the conscious part, okay। So our thoughts and our perceptions, so how we perceive things, maybe there's a table or a chair, something around you, so when you perceive it, you don't need to put in a lot of mental thought into it, or mental effort into it rather।
So everything that is easily available to your mind, to your brain, that comes easily to you, comes in our conscious level. Now the second level is our pre-conscious, our pre-conscious, I'm sorry for, yeah, so the second level that we'll talk about is our pre-conscious level, which lies, as we saw, that it lies below the or beneath the water level, and it is the one that is visible to you. Like, let's say there is a ship in here, let's say that there is a ship in here, let's say this is a ship. So this, from this ship, what will I'm sorry, it's not in the air it's on the sea level, on the water level. So let's say if this is a ship, so they will be able to see that this part very clearly, the conscious part, and the pre-conscious part they will also be able to see, not very clearly, but this is the part that is visible. But the part that is not visible at all, this is, we'll talk about after the pre-conscious level. So the pre-conscious level is one that holds your memories, all the knowledge that you have stored, all of that, whatever you so memories, whatever you used to whatever happened to you in the past, maybe, or maybe good or bad, so all of those memories, and everything that you've learned, maybe, in your academics wise, in your subject. So everything that you've learned, everything that you know up until now, everything that you need to put some efforts to recall. So they do not come easily to you, but if you put some efforts, you can bring them to your consciousness and, maybe tell somebody, or just simply bring to your consciousness. So an example would be, let's say, your friend's phone number, or maybe your own phone number. So you have to, or maybe it comes very easily to you. So let's say your friend's phone number. So it doesn't come naturally to you, but when somebody asks, let's say, or you have to dial their number for whatever reason, maybe it has gotten deleted. So when you dial the number, you have to think about it. So when you put some mental effort, it comes to you, it comes to the consciousness. So that is the kind of memory, that is the kind of things that come in the pre-conscious level. So now we will talk about the third and final level. So now we will talk about the final level of consciousness, that is our unconscious level. So in our unconscious level, that is not visible to this board, that is basically us. So this unconscious level is one, it holds all the information, everything that we are not aware of, that is not at all in our consciousness, and which you cannot bring to your consciousness easily. According to Freud, you could only bring them through therapy, through psychotherapy. So otherwise you cannot do it on your own. So everything that you cannot bring to your consciousness, that you're not aware of, that just stays in your unconscious, that stays in your unconscious. Now what all stays here, if we talk about repressed memories, our fears, our unacceptable desires. So all of these things, they reside in our unconscious. So we'll highlight this. This is our unconscious. So in the unconscious, everything that every memory, maybe something very bad, something very traumatic maybe has happened, some traumatic experiences. So all of these, they reside in your unconscious. You usually push it in your unconscious because you don't want to think about them, or some fears and unacceptable desires that you cannot express easily, they reside in your unconscious. तो हम एक बार फिर से बात करेंगे जो हमारे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो फ्रॉइड ने दिया था.
तो उसको हम समझेंगे इस आइसबर्ग मॉडल के द्वारा, जो एक बहुत बड़ा बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है, जो वाटर बॉडीज़ में हम देखते हैं, तो आइसबर्ग बोलते हैं इसको। तो इसमें जैसे वाटर का ये हमारा लेवल है और ये हमारा बोट है, तो जो कि हम बेसिकली हम हैं, तो हमारा जो बोट है और ये जो माइंड है वो हमारा माइंड है, सॉरी जो आइसबर्ग है वो हमारा माइंड है। सो जब बोट यहाँ वाटर बॉडी पे जाता है तो उसको जो आइसबर्ग का टिप है वो क्लियरली दिखता है, और ये जो एक एरिया है जो डॉटेड लाइन और इस वाटर बॉडी के बीच में है, ये एक ऐसा एरिया है जो हमें पानी के नीचे दिखता है। दिस इज़ अबव वाटर लेवल, ये पानी के ऊपर, और ये एरिया पानी के नीचे हमें दिखता है, बहुत क्लियर नहीं बट दिखता है। और ये जो एरिया है आइसबर्ग का वो हमें नहीं दिखता बिकॉज वो बहुत डीप होता है, जो कि टाइटैनिक में भी हुआ था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कि छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा है, बट वो बहुत बड़ा था। ये हमारा आइसबर्ग हो गया। इसके थ्रू फ्रॉइड ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी हमारे लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को। सो दिस लेयर, द टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे बोलते हैं, टिप जो ऊपरी हिस्सा बोलेंगे, जो विजिबल होता है, जो बोट में जा रहे हैं जो उनको विजिबल होता है, दैट इज़ द कॉन्शियस लेवल। अब कॉन्शियस लेवल में हमारे सारे थॉट्स, परसेप्शंस, यानी कि हम जो भी सोचते हैं, हमारा जो भी मे बी एक सामने आपका चेयर टेबल कुछ पड़ा है तो उसके बारे में आपका आप उसको परसीव करते हैं कि ठीक है ये एक चेयर है, ये एक टेबल है, और आपके थॉट्स कि आप इस मोमेंट पे क्लास चल रही है तो आप इस क्लास के बारे में सोच रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ईजिली आपके माइंड में आ जाती हैं, आपको बहुत मेंटल प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, बहुत सोचना नहीं पड़ता है, ऐसी चीज़ें हमारे कॉन्शियस में आती हैं। तो अब हम बात करेंगे उस लेयर की जो पानी के नीचे विजिबल होता है, जो कि है हमारा प्री कॉन्शियस। तो इसमें आती हैं सारी जो हमारी मेमोरीज़ हैं, जो भी हमारे साथ पास्ट में हुआ है, या जो भी हमने चीज़ें याद करने की कोशिश की हैं, जो भी नॉलेज हमने गेन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं कॉन्शियस में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ईजिली हमें याद नहीं आती, लेकिन अगर हम थोड़ा एफर्ट डालें तो वो याद आ जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके दोस्त का अगर फ़ोन नंबर लेट्स से आपके फ़ोन से डिलीट हो गया है और आपको वो डायल करना है, तो आपको अगर ऑलरेडी याद है तो आपको थोड़ा सा मेंटल एफर्ट लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, फिर आप जाके आपको याद आता है और आप उस नंबर को डायल कर लेते हैं। सो दिस इज़ आवर प्री कॉन्शियस। तो फाइनली जो ये आइसबर्ग का पार्ट है जो विजिबल नहीं होता है, और जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हमारा अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में हमारा क्या क्या होता है? रिप्रेस्ड मेमोरीज, फियर्स, अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। तो रिप्रेस्ड मेमोरीज यानी कि ऐसी मेमोरीज, ऐसी यादें जो आप याद नहीं करना चाहते और आप जानबूझ के और जान के एज एन आपको हमेशा इस बात का ज्ञात नहीं होता है, बट अनजाने में भी। तो बेसिकली ऐसी मेमोरीज, ऐसी यादें जो आप अपने अनकॉन्शियस में डाल देते हैं, जो छुपा लेते हैं आप अपने ही माइंड से, तो रिप्रेस कर लेते हैं, छुपा लेते हैं आपको उन मेमोरीज़ को। आप अपने में भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ और आपने उसको अपने अनकॉन्शियस में डाल दिया, आपने उसको छुपा दिया। तो ऐसी मेमोरीज़ जो आपके साथ हुआ है, मे बी कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसको आप अपने अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। या आपको किसी चीज़ से डर लगता हो, या कुछ अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर्स हो कि ऐसी कोई चीज़ आप चाहते हो जो आपको पता है कि आपको नहीं करना चाहिए, नहीं चाहना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ आप करना कुछ गलत है, इलीगल है, तो ऐसी चीज़ों को पर आपके मन में वो है तो आप उसको अपने अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, बट यू आर नॉट अवेयर, आपको ये अवेयरनेस नहीं होती है कि ये चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, ये आपके मन में हैं। तो ये अनकॉन्शियस जो चीज़ें होती हैं वो ईजिली आपको याद, इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड आपको खुद से अनकॉन्शियस जो मेमोरीज़ हैं वो कभी याद नहीं आती हैं, कभी आपको पता नहीं चलता है आपके अनकॉन्शियस डिज़ायर्स क्या हैं, अनलेस यू गो टू थेरेपी, अनलेस आप साइकोथेरेपी करते हैं। तो खुद से बिना एक थेरेपिस्ट के हेल्प के आप अनकॉन्शियस चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते, जान नहीं पाते। तो सारी जो चीज़ें दबी हुई, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपका भय है, डर है, वो सब आपका अनकॉन्शियस में रहता है। तो ये हमारा 3 लेवल हो गए अनकॉन्शियस के। सो नाउ वी विल कंटिन्यू। नाउ वी विल टॉक अबाउट the structure of personality that was given by Sigmund Freud। अब हम जो एक स्ट्रक्चर है पर्सनालिटी का उसकी बात करेंगे जो फ्रॉइड ने दिया था। तो he gave 3 elements
that he believed kept interacting with each other, and that formed an important part again of our personality. So the first one is id. Now id is something that is, first of all, it's innate and it wants immediate gratification. Also, another very important point is that it works on the, we'll write it here, the pleasure principle. So it, if we talk about, it is innate, that is, it is present by birth. It focuses on immediate gratification. So what do we mean by that? If it wants something right now, it wants it right now. So it's more like a child. Okay, it is like a child. For instance, if a child wants a toy or wants to eat something, maybe some ice cream. So if he's if he demands an ice cream, if he wants to eat that, he wants to do it right away, unless the parents divert them, distract them. Unless that happens, if they want something, they want it right now. So what the id wants is usually illogical, irrational. Okay, so it is innate. It wants immediate gratification of its needs. It wants its needs to be fulfilled right away, no delay. Okay, and it works on the pleasure principle, as I said. So immediate pleasure it wants, so that is why it works on the pleasure principle. तो जो id है हमारा, वो innate होता है, as in वो, जो कि हमने पहले भी इस वर्ड को डिस्कस किया कि पैदा होते ही अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड हम में id मौजूद होता है. और id इट इज़ लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह वो होता है id. तो और वो बहुत इलॉजिकल होता है, इरेशनल होता है, कि उसको जो चाहिए, तो बच्चों को जब कुछ चाहिए होता है, मे बी खाने का या फिर कहीं घूमने जाने का, किसी भी चीज़ का, तो वो लोग जिद करते हैं कि हमें अभी तो अभी ही चाहिए. तो इट इज़ लाइक अ चाइल्ड, वो एक बच्चे की तरह है जिसको जो चाहिए वो अभी चाहिए, इमीडिएटली चाहिए, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको अपने डिज़ायर्स का, अपने नीड्स का. और वो इन्नेट होता है, बचपन से पैदा होता है. और प्लेजर चाहिए उसको, एज आई सेड कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन होगा तो प्लेजर होगा. तो वो जो प्लेजर है उसको अभी चाहिए, तो उस प्लेजर प्रिंसिपल पे वो काम करता है. तो ये हमारा इड है. नेक्स्ट हमारा है ईगो. अब जो ईगो है, ईगो हमारा लॉजिकल होता है, रैशनल होता है. वो एक्ट करता है एज अ मीडिएटर बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, जो हम अभी पढ़ेंगे. तो वो एक ईगो एक मीडिएटर की तरह काम करता है. वो लॉजिकल होता है, रैशनल होता है. वो डिले करता है ग्रेटिफिकेशन को, जो हमने अभी बात की कि इड की बात की हमने. तो उसको इड जो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है उसको ईगो डिले करता है. एंड इट वर्क्स ऑन द reality principle. So this is our ego. Ego acts as a mediator between the id and the super ego. It tries to balance between them. It is logical, it is rational, it delays the gratification that we talked about. It wants its immediate gratification, but ego delays that gratification. It works according to the real world. It looks what is necessary and works according to that. It does not give in to desires or extreme strict morals that we'll talk about further. So it works on the reality principle. तो जो ईगो है वो एक मीडिएटर काम करता है, एज अ मीडिएटर इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस करता है दोनों को. लॉजिकल होता है, रैशनल होता है, जो कि इड हमारा इरेशनल होता है. तो ऐसा नहीं, वो लॉजिकली सोचता है कि क्या रियल वर्ल्ड में क्या अभी ज़रूरी है करना, तो अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है और करने में एक्चुअली हमें हेल्प करता है. वो जो डिले, जो ग्रेटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे इड में, जो उसको तुरंत चाहिए होता है, उसको जो ईगो है वो डिले करता है. और हेंस क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड है, तो इसीलिए वो एक रियलिटी प्रिंसिपल पे हमारा ईगो काम करता है. फाइनली विल टॉक अबाउट द सुपर ईगो,
जो कि जो सुपर ईगो है वो बेसिकली है जो हमारे इंटरनलाइज्ड मॉरल्स हैं. Our internalized morals are basically our super ego. So super ego, what it does is it punishes us with guilt when we deviate from societal norms, and what it works on is the morality principle. So this is about our super ego, so super ego is all the morals and values that are internalized within us due to society, due to our parents, due to our teachers. So everybody present around us, what we learn from them, all the morals and principles we learn from them, that is internalized within us. That is our super ego, and our super ego punishes us with guilt whenever we deviate from the societal norms. So whenever we do something that the society does not consider as normal, as virtuous, so when we do something like that, when we think of something like that, super ego punishes us with guilt. And since it is you could say obsessed with morality, that is why we say that it works on the morality principle. तो जो सुपर ईगो है वो हमारे जो भी हमारे मॉरल्स हैं, जो भी हमारे ऐसे बिलीव्स हैं जो हमने अपने आसपास के लोगों से, अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, सबसे सीखा है, तो वो जो बिलीव्स है हमारे कि ये सही है, ये गलत है, गलत सही का जो फ़र्क है, वो चीज़ें हमारे अंदर जो एकदम बैठ गई हैं हमारे आसपास के लोगों की वजह से, वो हमारा सुपर ईगो है. और जब भी हम दुनिया के जो नॉर्म्स है, जो रूल्स हम बोल सकते हैं, जो दुनिया के रूल्स है, उससे जब हम थोड़ा सा डिविएट करते हैं, थोड़ा अलग कुछ बिहेवियर करते हैं, तो जो सुपर ईगो है वो हमें पनिश करता है गिल्ट से कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. बहुत तरीक़ों से, बहुत एरियाज़ में हम देखते हैं ये चीज़. तो जो सुपर ईगो है वो हमें पनिश करता है गिल्ट से जब भी हम डिविएट हो जाते हैं जो सोसाइटल नॉर्म्स है, जो सोसाइटी की बिलीव्स हैं, उनसे जब हम अलग हो जाते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तो वो हमें गिल्ट से, हमें एक अफसोस करवाता है सुपर ईगो. और क्योंकि उसको मॉरल्स से इतना ऑब्सेशन है, तो इसीलिए ये वर्क करता है ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल. तो ये हमारे 3 टाइप के स्ट्रक्चर हो गए पर्सनालिटी के. हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि क्या है हमारा ये ईगो और एक रियल लाइफ में हम कैसे इसको समझ सकते हैं. तो लेट्स से ये हमारा एंजल जैसा हो गया. पहले हम ड्रॉ करेंगे इड को. ये हमारा इड हो गया लाइक अ डेविल. ये हमारा सुपर ईगो है लाइक एंजल, लाइक एन एंजल. और ये हमारा लेट्स से we'll draw a stick figure like this. This is our ego. Okay, so this is our ego, this is our super ego, and this is our id. तो जो ego है हमारा, that just tries to balance between the id and the super ego. So let's take an example. Let us now take an example to understand this entire concept. Let us say that you are on a diet, or maybe simply on a healthy diet. So you have decided that you will eat healthy from now on. Your id, maybe just from the next day, maybe you started your diet from yesterday, and today your id wants to have, let's say, ice cream. Let's say your id is craving for an entire tub of ice cream because that's what you are used to. So that is what you're craving for, and that is your id who is pushing you to go and buy an entire tub of ice cream and finish it and devour it. Now your super ego is punishing you with a sense of guilt because you are craving for an entire tub of ice cream and you are on a diet, you cannot afford to have it.
or what's the point of being on a diet or a healthy diet? So your super ego will punish you with a sense of guilt. But what the ego will do is that it will try to balance, it will try to find a more realistic, logical solution to this problem. So what your ego will do is that you might decide, according to your ego, you might decide that fine, I will wait for maybe 2 or 3 more days, and then I will have some ice cream, but maybe a small, the small ice cream, the ones you get, the small bowls or whatever you want to call them. So just that much you will have, a small one, or 10 or 20 rupees one, the little one. So you'll have that, but after a few days, and not an entire tub. So you come with a logical, a very realistic solution to your problem. You are consuming what you really want to, what you're really craving, but you're not giving in to your impulse and doing it right away. तो एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये हमारा इड है जो एक डेविल की तरह है, एक शैतान की तरह है, ईगो हमारा एंजल की तरह है, और सुपर ईगो, और ये हमारा ईगो है जो दोनों को बैलेंस कर रहा है. तो हम अगर एग्जाम्पल लें डाइट का, मे बी आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहते हैं, और कल से आपने डाइट शुरू किया, और आज ही आपको लगा कि आप आइसक्रीम क्रेव कर रहे हैं, और वो भी एक वो छोटा सा बॉल नहीं, बल्कि आप एक पूरा टब आइसक्रीम का क्रेव कर रहे हैं, बिकॉज मे बी आप हमेशा ही इतना पूरा टब कंज्यूम करते हैं. तो मे बी आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं कुछ स्वीट, और वो भी आइसक्रीम, वो भी पूरा एक टब. तो ये एक इड का डिज़ायर हो गया, जो बहुत इरेशनल है, क्योंकि आपको डाइट करना है और आप पूरा एक टब कंज्यूम करेंगे तो आपको नुकसान करेगा वो, और आपका डाइट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. तो सुपर ईगो फिर आपको एक गिल्ट से पनिश करता है, आपको अफसोस होता है, आपको गिल्ट होता है रादर कि मैं क्यों इस बारे में सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए, इतना ज़्यादा अगर मैं कंज्यूम करूँगा तो मेरे डाइट का फ़ायदा क्या रहेगा. तो एक सेंस ऑफ गिल्ट क्रिएट होता है. तो जो हमारा ईगो है वो फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, एक बहुत लॉजिकल सोल्यूशन लाने की कोशिश करता है, जिसमें वो बोलता है कि मे बी जो ईगो की वजह से आप फिर डिसाइड करते हो, नॉट दैट ईगो बट दिस वन, आप डिसाइड करते हो कि ठीक है मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लेकिन खाऊंगा या खाऊंगी, बट आज नहीं, मैंने कल से शुरू किया है डाइट, तो मैं 1 दिन 2 दिन और रुक जाती हूँ या रुक जाता हूँ, और फिर मैं एक छोटा सा जो बोल होता है आइसक्रीम का, नॉट श्योर उसको क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट रिकॉल, तो पूरा टब नहीं बट एक छोटा सा पार्ट हम छोटा सा बोल लेके हम कंज्यूम करेंगे, बट आफ्टर 3 or 4 डेज. तो आप यू रीच टू अ सोल्यूशन, आपने एक सोल्यूशन, एक रियलिस्टिक सोल्यूशन पे रीच किया. आपने इट की भी बात मानी, सुपर ईगो की भी बात मानी, और दोनों को बैलेंस किया, और फाइनली एक डिसीजन लिया. तो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ इड ईगो एंड सुपर ईगो, विच इज़ आवर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी. तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी हो गया. नाउ क्योंकि फ्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से बड़े हैं, तो अब हम जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उसके, और जो उसके पर्सनालिटी के जो स्टेजेस हैं अलग अलग, डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के, वो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में. तो ऑल दो साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं वो दे आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर द 9th यूनिट. जो 9th यूनिट है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम एक बार डिस्कस करेंगे. तो ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हमारा साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी. तो आज के क्लास के लिए यही था. इफ़ यू लाइक दिस क्लास, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू so much for joining us, for watching this class. I really hope you understood and enjoyed. तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए. अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.